हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसका अध्ययन कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में वो गलत नहीं होंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अच्छी लगे फ्रेंड्स वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए दोस्तों जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एक मसौदा तैयार किया और तैयार करने के बाद में उन्होंने इसको सौंपा। और ये इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 1968 में पहले बनी थी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली थी और उसके बाद में 1986 में, और ये 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और जो कि 1986 के बाद में बनी थी, 1992 में कुछ इसमें संशोधन हुआ था, उन सब का जो छूट गया था इसमें उन सभी को समाहित इस तीसरी शिक्षा नीति में किया गया है। यानी एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से क्षेत्र पर जीडीपी का कितना 6% हिस्सा निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो देखते हैं कितना निवेश धरातल पर देख रहे होंगे आप कि सरकार बहुत अच्छा पैसा शिक्षा पर खर्च कर रही है। अगला है कि कैबिनेट के द्वारा इसमें एमएचआरडी जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के एमएचआरडी डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका अब नाम बदल कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के कह सकते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से या हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और क्या है फ्रेंड्स इसमें और देख लेते हैं कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स बीएड को काफी महत्व दिया जा रहा है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। और है कि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल यानी एमफिल हुआ करती थी उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन पीएचडी आप कर सकते हैं। पीएचडी आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स स्कूल एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। स्कूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स कि ये नीति जो वर्तमान में चल रही है वो 10+2, इससे पहले जो 10+2 थी वो व्यवस्था थी, लेकिन उसकी व्यवस्था को अब जो है 3 वर्ष से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर ये 5+3+3+4 की पद्धति कर दी है। यानी ये अब इस तरह की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में दी गई है। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स कि इसमें 3 इयर्स के जो बच्चा होगा तो वो आंगनबाड़ी में जाएगा, या आंगनबाड़ी के बाद में इसमें प्री स्कूल बाल वाटिका, और इसमें जो उम्र होगी उसकी जाने की 3 से 6 वर्ष के बीच। यानी 3 से 6 वर्ष का बच्चा अब आंगनबाड़ी प्री स्कूल इसमें पढ़ेगा, और उसके बाद बच्चा 6 साल का होने के बाद में बच्चा क्लास 1 और 2 में जाएगा। और फ्रेंड्स इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी। बच्चा यहाँ खेलेगा, कूदेगा
यानी उसे बिल्कुल कोई कहेंगे कि कोई उस पर मानसिक प्रेशर नहीं होगा, उसे खेल खेल में ही सिखाया जाएगा। तो ये हमारी जो बच्चा शुरू में 3 से 6 वर्ष का होगा तो वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में जाएगा। इसके बाद बच्चा 3 इयर्स कहाँ रुकेगा, जब क्लास 1 to 5 तक जब बच्चा आएगा तो 3 कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी के बाद में और प्री स्कूल के बाद में बच्चा जब 8 साल का हो जाएगा, 6 साल तक यहाँ रहेगा और 6 साल के बाद 2 वर्ष जो है कक्षा 1 और 2 में रहेगा तो बच्चा 8 साल का हो जाएगा। 8 साल के बाद क्लास 1 to 5 तक 3 to 5 तक वह 8 से 11 साल की उम्र तक बच्चा इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर उसके बाद 3 साल रहेगा, 3 साल बच्चा क्लास 6 से 8 में जाएगा और 8 में जाने के बाद उसकी जो उम्र होगी लगभग वो 11 से 14 साल का हो जाएगा और उसके बाद में बच्चा 4 साल अध्ययन करेगा 9 से आपका 12 तक। तो बच्चे की जो उम्र हो जाएगी वो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच तक बच्चा 12 करके निकलेगा। इसको बोलेंगे फाउंडेशनल एज और इसको प्रिपरेटरी एज और फ्रेंड्स इसको मिडिल एज और ये रहेगी आपकी मिडिल एजुकेशन, प्रिपरेटरी एजुकेशन, फाउंडेशनल और लास्ट में आपकी सेकेंडरी एजुकेशन। एनईपी के कुछ सिद्धांत, आधार सिद्धांत हैं, वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में कि बच्चे को संरचनात्मक समझ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो अब हमारे परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संरचनात्मक समझ हो उसमें विकसित करना है। रटन पद्धति पर हमें ध्यान नहीं देना है, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना है, यानी उनको हमें समझाना है ना कि रटाना। आपने देखा भी होगा कि संरचनात्मक समझ से संबंधित प्रश्न हमारे सीटेट, यूपीटेट और जो शिक्षा से संबंधित अदर एग्जाम हुए हैं उन सब में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों बहुभाषिकता। देखिए बहुभाषिकता को आप बहुत ही पॉजिटिव वे में लें, बच्चा इससे बहुत कुछ सीख सकता है। यानी नई शिक्षा नीति बहुभाषिकता पर बल देती है। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी एक कक्षा में बच्चा कि सभी भाषाओं के बच्चे पढ़ सकते हैं, उससे हमें काफी लाभ मिलेगा। बच्चों को एक दूसरे से प्रोत्साहन देना है क्योंकि बहुभाषी होने की उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कि एक बच्चा मान लीजिए कि आप पंजाबी जानता है तो एक बच्चा आपका मलयालम जानता है और एक बच्चा तेलुगु जानता है, तो और एक बच्चा हिंदी जानता है। तो उससे क्या होगा कि हिंदी सीखने वाला बच्चा, हिंदी में बोलने वाला बच्चा कुछ शब्द तमिल के भी सीख जाएगा, कुछ पंजाबी के भी सीख जाएगा और कुछ तेलुगु के भी सीख जाएगा। तो इस तरह से हमें बहुभाषिकता से काफी लाभ मिलेगा। उनके बच्चे जो कह सकते हैं संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में और ज्यादा सीखेगा। तो इस तरह से बहुभाषिकता, नई शिक्षा नीति बल देती है बहुभाषिकता पर। देखिए मैंने यहां दिया भी है कि हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, अगर ये सब बच्चे एक ही कक्षा में हैं तो सभी कुछ ना कुछ एक दूसरे से जरूर सीखेंगे। अगला जो सिद्धांत है कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, यानी हमें उनका सीखने के लिए सतत मूल्यांकन करते रहना है, ना कि हमें वर्ष में केवल एक ही बार उनका मूल्यांकन करना है, पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा। तो हमें परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उनका मदद करना है। तो हमें उनका सतत मूल्यांकन करते रहना है। अगर बच्चे ने आज कुछ सीखा तो हमें उसका एक हफ्ते में या कह सकते हैं कि यूनिट खत्म होने के बाद में उनका मूल्यांकन करते रहना है, जिससे उससे पता चलता रहे कि बच्चा कितना सीख रहा है और कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है। तो हमें अपनी कक्षा को सक्रिय बना के रखना है ताकि बच्चे ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगला है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है? कोशिश करी है मैंने इसको बहुत अच्छा बनाने की। अगर अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो आप इसको लाइक और शेयर
जरूर कर दें। और आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और पॉज कर करके देख सकते हैं। देखिए, छात्रों की प्रगति, यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छात्रों की प्रगति प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है कि छात्रों की प्रगति और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक परख, यानी जो परख है, परख संस्था यानी परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, जिससे बच्चों के जो सीखा है उनका उससे असेसमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अगला है, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे तक की भी घर की भाषा। देखिए, घर की भाषा कह सकते हैं कि घर की भाषा, मातृ भाषा या उसकी स्थानीय भाषा होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मातृभाषा बच्चों की क्लास 5 या क्लास 8 तक क्यों कहा गया है कि घर की भाषा, बच्चे घर की भाषा में सीखेंगे, उनकी क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है और कह सकते हैं कि जो स्थानीय भाषाएं हो सकती हैं उनमें बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण करेगा और उन भाषाओं से कॉरिलेट करते हुए वो दूसरी भाषाओं को सीखेगा। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, बहुभाषिकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्व दिया गया है। तो बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में, उनकी स्थानीय भाषा में या उनकी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चे उन भाषाओं से कॉरिलेट करते हुए दूसरी भाषाएं सीख सकें। अगला है, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों, जिसको लिखा है उन्होंने त्रिभाषा यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में अपने, लेकिन इस फार्मूलों में लचीलापन रखा जाएगा। यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषाओं यानी संस्कृत लिखिए यहां आपका अध्ययन करेगा। ऐसा नहीं है कि विकल्प के रूप में है फ्रेंड्स, उसने कहा विकल्प के रूप में कोई एक दूसरी भारतीय भाषा का, अगर कोई हिंदी पढ़ रहा है तो कोई तमिल भी पढ़ सकता है, अगर कोई तमिल पढ़ रहा है तो अंग्रेजी पढ़ सकता है, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ रहा है तो वह तीसरी एक कोई भारतीय भाषा और भी पढ़ सकता है। तो त्रिभाषा का यहां पर जिक्र किया गया है एनईपी 2020 में। अगला है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स अगला है कि कक्षा 6, देखिए कक्षा 6 यानी कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा में रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, पाली, फारसी, यानी इनके अलावा भी वो कक्षा 6 में एक अतिरिक्त भाषा का इस्तेमाल या सीख सकता है अपनी भाषा के, अपनी मातृभाषा के अलावा। नेक्स्ट है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, यानी अगर बच्चा जब माध्यमिक स्तर पर पहुंचेगा तो वो कोई एक अतिरिक्त विदेशी लैंग्वेज सीख सकता है, जैसे कि कोरियन है, जापान है, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाल यानी आदि का अध्ययन करने के लिए उस एनईपी 2020 में बताया गया है कि बच्चा जब माध्यमिक स्तर पर जाएगा तो इनमें से कोई भाषा सीख सकता है। कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। यानी हर बच्चे की, हमें इस शिक्षा नीति खासियत बहुत अच्छी है कि हर बच्चे की क्षमताओं और उनकी रचनात्मक, तार्किक सोच और नवाचार को हमें पहचान करनी है और उनके समग्र विकास के लिए हमें प्रयत्न करना है। यानी उन्हें अच्छे से शिक्षा, जो भी उनके अंदर क्षमता है, जिस प्रकार की भी क्षमता है उस प्रकार हमें शिक्षण करना है। तो बच्चा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सेंटर में है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के रूप में हमें बच्चे को शिक्षा देनी है, ना कि शिक्षक केंद्रीय। तो बच्चा हमारा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे को
ध्यान में रखकर हमें शिक्षा ग्रहण करानी है। अगर उसमें कोई क्षमता एक्स्ट्रा दिख रही है तो हमें और उसको निखार करके उसको आगे बढ़ाना है। समावेशी शिक्षा, देखिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए अधिगम, सभी के लिए शिक्षा, ये चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा क्यों ना हो, चाहे दिव्यांग हो, अधिगम में कमजोर हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, उन सभी बच्चों को हमें समावेशी शिक्षा देनी है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड भी डाली है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सभी को साथ लेकर के हमें शिक्षा देनी है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यू ये समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे कि हमारी समावेशी शिक्षा, समावेशी क्लास बनाई जाती है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में, देखिए आज आपने देखा होगा कि क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन दी जानी शुरू कर दी गई है। आपने देखा होगा कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। तो क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। तो आपने आज देखा भी होगा क्लास 6, 7, 8 की क्लास में कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। तो ये शिक्षा नीति का क्लास 6 से ही वोकेशनल यानी व्यावसायिक, अगर बच्चा कंप्यूटर सीखेगा तो आगे चल के कंप्यूटर में बहुत अच्छा कोडिंग, डिकोडिंग, स्क्रैच जैसे प्रोग्राम इसमें बताए गए हैं। तो आप कक्षा 6 की 6, 7, 8 की क्लास की जो बुक्स हैं आप देख सकते हैं, उनमें इन चीज लास्ट में इन पाठ्यक्रमों को यानी कह सकते हैं कि इन चैप्टर्स को जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को फ्रेंड्स प्रत्येक विषय सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। देखिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियाद यानी जो भी पाठ्यक्रम होंगे उनको व्यवहार से जोड़ते हुए यानी बेहद बुनियादी चीजों केंद्रित करते जाएगा और आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा यानी बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है तो उसमें इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा, अगर हमने किसी हाथी पढ़ाया उसको, मान लीजिए कि हाथी एक बड़ा जानवर है, तो बच्चा जो है उसको सीखेगा कि हाथी इतना बड़ा क्यों है, तो उसके बारे में जानेगा, यानी खोज करेगा और वो इस तरह से खोज करते हुए आगे बढ़ेगा। तो हमें पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इस एनईपी के द्वारा बताया गया है कि जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वह बच्चे के जो वास्तविक ज्ञान से जुड़ी होंगी, जो उस समय उस परिवेश से जुड़ी हुई होंगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कूल के करिकुलम पाठ्यक्रमों में कमी, लचीलापन, रटकर सीखने के बजाय रचनावादी, देखिए हमें ऐसा करना है कि इतना लचीलापन करना है, उनको रटाना नहीं है बल्कि उन्हें रचनात्मकता लानी है, उनके कार्यों में, उनकी पढ़ाई में रचनावादी बनाने हैं। उन बच्चों को हमें रचनावादी बनाना है। तरीके पर जोर देने साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक बदलाव होनी चाहिए, यानी जो भी समय के अकॉर्डिंग जो पुस्तकें हैं उनमें बदलाव होना चाहिए ताकि बच्चा जो समाज में चल रहा है, वास्तविक जो जीवन से जूझ रहा है, उन सभी चीजों को उन पाठ्य पुस्तकों के द्वारा वो अपने वर्तमान परिवेश में उसका उपयोग कर सके। ईसीसी है कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने पढ़ा था कि बच्चा जब 3 से 6 साल का हो जाएगा, यानी 3 to 6 ईयर का होगा, तो बच्चा आंगनवाड़ी या कह सकते हैं प्री स्कूल में या बाल वाटिका में इनमें जाएगा, तो वहां पर बच्चे को खेल आधारित हमें गतिविधि सिखानी है और उसकी बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अगला है कि स्कूल की तैयारी मॉड्यूल, ये 3 महीने का, यानी जब बच्चा आंगनवाड़ी वगैरह में जाएगा या प्री स्कूल में जाएगा तो 3 महीने का एक प्ले मॉड्यूल होगा
जो बच्चे को जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक, यानी कह सकते हैं कि उसको हमें एक्सपेरिमेंटल के रूप में पढ़ाना होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखे। यानी अगर हमने बच्चे को कुछ सिखा दिया, सिखाने के बाद में जैसे हमने कुछ पढ़ाया बच्चे को, तो बच्चा उसके बाद उसमें स्वयं भी करके सीखे। और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत, यानी बच्चा खेल खेल में और कला के माध्यम से रचनात्मक रूप से सीखे। देखिए अब देख लेते हैं ये एनसीईआरटी और एसईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावकों को दिए जाने वाले प्रगति पत्र, देखिए प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। ये प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें सभी विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण विद्यार्थी की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। आपने देखा होगा आज विद्यालय से जो बच्चे की प्रगति हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं वर्ष के अंत में, तो उसमें इन सभी चीजों को दर्शाया जाता है। लेकिन पहले इन चीजों को इतनी कह सकते हैं कि इतनी बृहद मात्रा में प्रोग्रेस कार्ड में नहीं दर्शाया जाता था। आज बच्चे के सभी भावात्मक, संज्ञानात्मक इन विश्लेषणों तक का आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में जिक्र होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनका आप रिपोर्ट कार्ड देखें। तो ये नई शिक्षा नीति इस चीज पर बहुत बल दे रही है कि बच्चा संज्ञानात्मक, भावात्मक, रचनात्मक इन चीजों में आगे रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। मैंने कोशिश की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो तथ्य थे इसमें समाहित करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।